एक बैंक जिसके बारे में कहा जाता था उसे लूटना असंभव है। एक तहखाना जिसमें लगा था 20 टन स्टील का दरवाजा, दीवारें भी लोहे की बनी हुई थी। इनके पार रखा था खजाना। एक दिन खजाना लूट लिया गया, दीवारें ज्यों की त्यों थी, 20 टन का दरवाजा भी खोला नहीं गया था। इसके बावजूद लुटेरे 27 घंटों तक अंदर चोरी करते रहे और फिर फरार हो गए। कैसे हुआ ये सब, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं तारीख। तारीख 19 जुलाई 1976, वक्त सुबह के 9 बजे, जगह फ्रांस के नीस शहर का सोसाइटी जनरल बैंक। सोमवार का दिन था। बैंक रोज की तरह खुला। मैनेजर ने चाबी पकड़ी और सीधा बैंक के वॉल्ट की तरफ गया ताकि लेन देन के लिए वॉल्ट से कैश निकाल सके। वॉल्ट खोलने में दिक्कत आई, ये अक्सर होता था, इसलिए मैनेजर ने बाकी लोगों से मदद मांगी। इसके बावजूद वॉल्ट का दरवाज़ा नहीं खुला। अंत में मैनेजर ने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी को इस बारे में बताया। कंपनी के लोग पहुंचे लेकिन उनसे भी दरवाज़ा नहीं खुला। बैंक के वॉल्ट में न सिर्फ करोड़ों का कैश था बल्कि लगभग 4000 लॉक बॉक्स भी थे। कोई और बैंक होता तो मैनेजर सकपका जाता। क्या पता किसी ने वॉल्ट लूट लिया हो, ये ख्याल हालांकि मैनेजर क्या किसी के मन में नहीं था, क्योंकि सोसाइटी जनरल का वो वॉल्ट दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट माना जाता था। वॉल्ट का दरवाज़ा 20 टन भारी स्टील से बना था जिसे खोलना नामुमकिन था। दरवाज़ा जब उस रोज़ नहीं खुला, उन लोगों ने दीवार में छेद करने की ठानी। हालांकि ये काम भी आसान नहीं था। कई फीट मोटी दीवार के बीच में लोहा लगा था जिसे काटने में कई घंटों का समय लगा। अंत में जब मैनेजर और बाकी लोग अंदर पहुंचे, उन्होंने एक हैरान कर देने वाला नज़ारा देखा। वॉल्ट लूटा जा चुका था। वॉल्ट का 20 टन वाला दरवाज़ा इसलिए नहीं खुल रहा था क्योंकि उसे अंदर से वेल्ड कर बंद कर दिया गया था। इसके बाद चोरों ने कैश और लगभग 400 लॉकर बॉक्स खोलकर उनके अंदर भरा कीमती सामान भी गायब कर दिया था। यह हरकत किसने की, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। हाँ, चोर एक संदेश जरूर छोड़कर गए थे। वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से लिखा था, विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस, यानी बिना हथियार के, बिना नफरत के और बिना किसी हिंसा के। इसके अलावा वॉल्ट के फर्श पर एक छेद बना हुआ था। चोर अंदर ही अंदर सुरंग बनाकर सारा माल उड़ा ले गए थे। अब बारी थी पुलिस की। तहकीकात में पता चला कि बैंक के वॉल्ट से अंडरग्राउंड सीवर तक एक सुरंग बनाई गई थी। सीवर तक पहुंचकर पुलिस को बहुत से सुराग मिले, कुछ औजार जिनमें शामिल थे 27 गैस सिलेंडर, वेंटिलेशन के उपकरण और 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल। ये सारे उपकरण सुरंग खोदने के लिए इस्तेमाल हुए थे और सुरंग के रास्ते चोर $20 मिलियन लूट के ले गए। आज के हिसाब से कुल 900 करोड़ रुपए। ये न केवल फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी लूट थी बल्कि इसने फ्रेंच पुलिस और सोसाइटी जनरल बैंक की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। सबके सामने एक ही सवाल था, ये चोरी किसने की और चोरी की पूरी प्लानिंग कैसे हुई। अगले कई महीने तो पुलिस तहकीकात में जुटी रही। बैंक के स्टाफ मेंबर से भी पूछताछ हुई, हालांकि कोई सफलता नहीं मिली। लगभग 3 महीने बाद पुलिस के हाथ पहला बड़ा सुराग इस मामले में लगा। एक लड़की की टिप पर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो बैंक लूटने वाले गिरोह का मेंबर था। खातिरदारी के बाद उसने गिरोह के सारे मेंबर्स का नाम बता दिया। यहीं से पुलिस को इस लूट के मास्टरमाइंड का भी पता चला, जिसका नाम था एल्बर्ट स्पाजियारी। पुलिस इस नाम से वाकिफ थी। ये कोई आम व्यक्ति नहीं था। शहर का नामी फोटोग्राफर था जो उस वक्त शहर के मेयर के साथ जापान गया हुआ था। उनके आधिकारिक फोटोग्राफर के नाते उसका नाम सामने आती पुलिस ने उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया। स्पाजियारी की कहानी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प थी। 17 की उम्र में वियतनाम युद्ध में लड़ने गया था। वो अच्छा सैनिक था लेकिन वियतनाम में उसे चोरी की आदत लगी। वियतनाम में एक ब्रॉथल में चोरी करने के मामले में उसे वापस फ्रांस भेजा गया और उसे जेल हुई। बाहर आकर वो एक चरमपंथी संगठन से जुड़ा और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते उसे 3 साल की जेल और हुई। बाहर निकलकर उसने शादी की और अपनी पत्नी के साथ साल 1968 में फ्रांस के नीस शहर में आकर बस गया। उसने फोटोग्राफी का काम सीखा और जल्द ही अपना एक फ़ोटो स्टूडियो खोल लिया। एल्बर्ट स्पाजियारी की ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी लेकिन सिर्फ बढ़िया से वो संतुष्ट नहीं था। साल 1972 में एक रोज़ उसके हाथ एक नॉवल लगी। लूपहोल नाम की किताब एक ऐसी लूट की कहानी थी जिसमें चोर शहर के सीवर सिस्टम का इस्तेमाल कर लूट को अंजाम देते हैं। एल्बर्ट को ये कहानी पढ़ते पढ़ते अचानक एक आइडिया सूझा। उसे याद आया कि नीस के एक बड़े बैंक सोसाइटी जनरल बैंक के ठीक नीचे शहर का सीवर सिस्टम होकर गुजरता है। ये सोचते ही एक प्लान उसके दिमाग में आकार लेने लगा। उसने जल्दी अपना स्टूडियो छोड़ दिया। वहाँ एक दूसरे आदमी को रखकर वो मुर्गियाँ पालने चला गया। बाद में इन्हीं मुर्गियों के बाड़े से पुलिस को बंदूकें और बारूद बरामद हुए। इसके अलावा एक और बात जो जाननी ज़रूरी है वो ये कि एल्बर्ट पहले एक ऐसी कंपनी में भी काम कर चुका था जो बैंकों के वॉल्ट बनाती थी। इसी तैयारी की बदौलत वो बैंक लूटने का प्लान बना पाया। प्लान के तहत वो सबसे पहले टाउन हॉल गया। वहाँ से उसने
शहर के सीवर नेटवर्क का नक्शा हासिल किया। इसके बाद अगले कई हफ्तों तक वो सीवरों में घूमता रहा ताकि सीवर सिस्टम को अच्छे से समझ सके। जब ये तैयारी होगी उसने सोसाइटी जनरल बैंक में एक सेफ्टी बॉक्स खोला। नियम के अनुसार सेफ्टी बॉक्स में क्या है ये बैंक के लोग नहीं देख सकते। स्पाजियारी ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने सेफ्टी बॉक्स में एक अलार्म घड़ी रख दी जिसमें आधी रात का अलार्म लगा हुआ था। सेफ्टी बॉक्स वॉल्ट के अंदर रखा गया। अगले कई दिनों तक आधी रात उसमें तेज अलार्म बजा, बाहर उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन स्पाजियारी को ये पता चल गया कि वॉल्ट के अंदर साउंड से एक्टिवेट होने वाला कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। अब अगला कदम था लूट को अंजाम देने का। इसके लिए उसने इलाके के कुछ छटे हुए बदमाशों को अपने साथ मिलाया। 2 महीने तक 20 लोगों ने सीवर से लेकर बैंक के वॉल्ट तक सुरंग खोदी। इस काम के लिए उन्होंने औजारों के बजाय हाथों का इस्तेमाल किया क्योंकि औजारों को ट्रेस किया जा सकता था। 2 महीने बाद जो सुरंग बनकर तैयार हुई वो 8 मीटर लंबी, 2 फीट चौड़ी और 20 इंच ऊंची थी। सुरंग गिरे नहीं, इसके लिए उसमें कंक्रीट भी लगाया गया और बिजली के तारों से रोशनी का भी इंतजाम उसमें किया गया था। इसके बाद आई घटना की तारीख। रविवार के रोज वो लोग सुरंग के रास्ते वॉल्ट के अंदर घुसे और अगले 27 घंटों तक उसी वॉल्ट के अंदर रहे। इस दौरान उन्होंने खाना खाया, सिगरेट पी और वॉल्ट के अंदर रखी बेशकीमती कटलरी को पाक खाने के लिए इस्तेमाल किया। अंत में सारा माल इकट्ठा कर वो चलते फिर फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी लूट को अंजाम देने के बाद एल्बर्ट स्पाजियारी दोबारा अपनी फोटोग्राफी के धंधे में लग गया। उसे पूरा भरोसा था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती। हालांकि हुआ कुछ और। पुलिस ने जल्द ही उसके मास्टरमाइंड होने का पता लगा लिया। पुलिस को एल्बर्ट की पूरी कहानी पता चल चुकी थी। वो उसके जापान से लौटने का इंतजार कर रही थी। लौटते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में वो मुंह खोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी पत्नी को इन्वॉल्व करने की धमकी दी वो मदद के लिए तैयार हो गया। हालांकि इसके बाद भी उसने पुलिस को गिरोह के सारे मेंबर्स के नाम नहीं बताए, ना ही उसने पुलिस को ऐसा सुराग दिया जिसकी बदौलत केस में उसे सजा मिल पाती। लगभग 5 महीने जेल में रहने के बाद एक रोज उसने केस देख रहे जज से मिलने की मंशा जाहिर की। उसने कहा कि वो जज को अपने साथियों के नाम बताना चाहता है, साथ ही एक पुख्ता सबूत देना चाहता है। स्पाजियारी की एक ख्वाहिश पूरी की गई। जज के सामने उसने एक कागज पेश किया जिसमें कुछ कोडेड सिंबल बने हुए थे। जज ने जब पूछा इन सिंबल्स का मतलब क्या है, उसने कहा ये कोड तोड़कर ही असली सबूत सामने आएगा। जज उस कागज को देखने लगे और तभी मौका पाकर स्पाजियारी कमरे में बनी खिड़की से नीचे कूद गया। नीचे एक कार में गिरा, कार से निकलकर एक मोटरसाइकिल पर बैठा और फरार हो गया। हमेशा के लिए स्पाजियारी को उसकी गैर मौजूदगी में ही उम्र कैद की सज़ा दी गई, लेकिन वो पुलिस के हाथ कभी नहीं आया। समय समय पर उसकी कुछ तस्वीरें फ्रेंच अखबारों में छपती रहीं, लेकिन वो खुद पकड़ा नहीं गया। बाकायदा 1 साल बाद उसने एक किताब भी लिखी, द सीवर्स ऑफ पैराडाइज, जिसमें बैंक लूट की पूरी कहानी लिखी हुई थी। इसके बाद उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी साउथ अमेरिका में रहकर गुजारी थी। बाद में वो इटली चला गया था, जहाँ फेफड़ों के कैंसर से उसकी मौत हो गई। जो पैसा उसने लूटा था वो कभी बरामद नहीं हो पाया। इस मामले में एक आखिरी ट्विस्ट आया साल 2010 में। उस साल द ट्रुथ अबाउट द नीस केस नाम की किताब छपी। किताब में दावा किया गया था कि 36 साल पहले हुई लूट का मास्टरमाइंड एल्बर्ट स्पाजियारी नहीं कोई और था। इस किताब को लिखने वाले ने अपना नाम अमीगो लिखा था और उसके अनुसार लूट उसके इशारे पर हुई थी। जैसे ही किताब छपी पुलिस ने अमीगो को ढूंढ निकाला। उसका असली नाम जैक्स कसांड्री था, जो फ्रांस के अंडरवर्ल्ड माफिया में एक बड़ा नाम था। हेरोइन के कारोबार के चक्कर में उसे जेल हो चुकी थी, लेकिन अब वो एक लीगल कारोबार करता था। किताब बाहर आते ही पुलिस ने कसांड्री को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। बड़ा सवाल ये था उसने अपनी ही पोल क्यों खोली। दरअसल लूट के बाद एल्बर्ट स्पाजियारी फ्रांस के लोगों के बीच एक हीरो बन गया था। कसांड्री के अनुसार वो इस बात से खार खाया हुआ था कि उसके कारनामे का क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, इसलिए उसने किताब लिखी ताकि असली कहानी सामने आ सके। कसांड्री जेल गया, उस पर मुकदमा चला, लेकिन सच ये है कि अधिकतर लोग आज भी एल्बर्ट स्पाजियारी को इस लूट का चेहरा मानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस बैंक को लूटा जिसे लूटना नामुमकिन था और फिर दिन दहाड़े ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। बहरहाल इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी कमल भट्ट ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।